नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। आज के दौर में जो किसान नई तकनीकियों के साथ चल रहे हैं वे ही सफल हैं। ऐसी एक तकनीक है पॉली हाउस, जिसमें खेती करके कम एरिया से लाखों की कमाई कर सकते हैं। आप भी इस तकनीक के बारे में जानें और उससे खेती करें। तो आइए पॉली हाउस के बारे में विस्तार से जानते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बांदा के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. सिंह से। ये जो खेती आप देख रहे हैं पॉली हाउस के अंदर, इसे संरक्षित खेती बोलते हैं और बुंदेलखंड में ये अभी खेती नहीं हो रही है। यहाँ पर किसान जो है पॉली हाउस ज़्यादा नहीं बनवाए हुए हैं, बहुत किसान कम बनवाए हुए हैं। पॉली हाउस ऐसा ढांचा है जिसे बेमौसमी फसलों के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह ढांचे बाहरी वातावरण के प्रतिकूल होने के कारण भीतर उगाए गए पौधों का संरक्षण करते हैं और बेमौसमी नर्सरी और फसलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। इसमें जैसे जो सब्जियां होती हैं उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जैसे उसमें शिमला मिर्च होती है, टमाटर होता है, चेरी टमाटर होता है, कुकुम्बर होता है, जो बीज रहित खीरा जिसको बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इस तरह की जो कि हाई वैल्यू क्रॉप होती हैं, जैसे ब्रोकलाई होता है, ब्रुसेल्स स्प्राउट होता है, जो कि हाई वैल्यू क्रॉप होता है, कम जगह में होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में वो बिकता है और उससे किसान को लाभ होता है। उसको किसान इस संरक्षित खेती के अंतर्गत कर करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। हम जिसमें यहाँ पर खड़े हुए हैं ये नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस है और इसमें आप शिमला मिर्च की खेती और टमाटर की खेती आप खूब अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो लाल शिमला मिर्च और पीली शिमला मिर्च की खेती की गई है, जो कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा दाम में बिकती है। कम से कम 80 से 100 रुपये किलो ये मिलती है और एक पौधे से इसमें 3 से 4 किलो तक हम फ्रूट पा जाते हैं। अगर यही शिमला मिर्च की खेती हम पॉली हाउस से बाहर करते हैं तो उसमें इतनी यील्ड नहीं मिलती है। एक पौधे से 1 या 2 किलो उपज मिलती है और इसमें अगर हम खेती करते हैं तो उससे 4 गुना उपज इसमें मिलती है। तो इस तरह से संरक्षित खेती जो होती है वो अपने फार्म पर अगर आपने पांड, थोड़ी सिंचाई की व्यवस्था कर ली है, एक पांड छोटा सा बनवा लिया हो, तो उससे ड्रिप सिस्टम से उससे अटैच कर करके इस तरह की खेती, संरक्षित खेती को बना करके, ये ढांचा बना करके और इस तरह से इसमें ड्रिप लगा करके, फागर लगा करके इसमें खूब बढ़िया से ऑफ सीजन वेजिटेबल क्रॉप का कल्टीवेशन किया जा सकता है, जिससे कि उस समय उस सब्जी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और किसान अपने नज़दीकी बाज़ार में ले जा करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। पॉली हाउस बनवाने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता है। अगर किसी किसान को अगर पॉली हाउस बनवाना होता है तो उस पर भारत सरकार जो भी अनुदान देती है, कम से कम 50% अनुदान। अगर मान लीजिए कि 1 लाख का पॉली हाउस अगर बनाना है तो 50,000 उसे सरकार दे देती है और 50,000 रुपये लगाकर आसानी से पॉली हाउस बना सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप 500 वर्ग मीटर का पॉली हाउस लगवाना चाहते हैं तो प्रति वर्ग मीटर 1650 रुपए की लागत आती है और यदि 500 से 1000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस लगवाते हैं तो प्रति वर्ग मीटर 1460 रुपए लागत आती है और यदि 1000 से 4000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस लगवाना चाहते हैं तो प्रति वर्ग मीटर 1400 रुपए लागत खर्च आता है। किसान भाइयों, इन सभी पर शासन द्वारा 50% अनुदान दे है। और इस तरह से आप हम देख सकते हैं बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में ये काम शुरू हो चुका है और हमसे कई किसान जुड़ चुके हैं, जिसके यहाँ की हम पॉली हाउस बनवाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें उनको सही विधि से कैसे खेती की जाती है, खीरा की, टमाटर की, चेरी टमाटर की और शिमला मिर्च की, वो हम उनको पूरा कृषि तकनीक दे रहे हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं। आमतौर पर कीटों के नियंत्रण के लिए अंधाधुंध रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जिस पर अधिक खर्च तो आता ही है और ये सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। जबकि बिना रसायनों के भी कीट नियंत्रण के कई तरीके हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे ट्राइकोग्रामा कार्ड की, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर आर.पी. मौर्य। किसान भाइयों, खेतों में हानिकारक कीटों को नियंत्रण के लिए हम लोग एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन पर जोर देते हैं। एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन में जैविक नियंत्रण एक प्रमुख घटक है। जैविक नियंत्रण में हम उन सारे कारकों का प्रयोग करते हैं जो प्राकृतिक विधि के द्वारा कीड़ों का नियंत्रण करते हैं। जो हमारे प्रमुख जैविक नियंत्रक कारक हैं वो हैं परभक्षी, परजीवी और रोग कारक।
तो हानिकारक कीड़ों के बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर हैं जो उनको रोकते हैं, उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं, जिसमें परजीवी, परभक्षी और रोग कारकों को प्रमुखता से रिपोर्ट किया जा सकता है। तो जो इसमें परजीवी है वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं जो हमारे प्रकृति में मौजूद हैं। परजीवी कीड़ों के अंडे पे भी रहते हैं, उनके लार्वे पे रहते हैं, उनके पीपा पे भी रहते हैं, उनके वयस्क पे भी रहते हैं। अतः परजीवी अंड परजीवी हो सकता है, लार्वल परजीवी हो सकता है और पीपा परजीवी भी हो सकता है। तो इसका अगर प्रयोग हम करते हैं परजीवी का, तो उसको हम जैविक विधि से इन हानिकारक कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। उसी प्रकार परभक्षी कीटों का भी प्रयोग किया जा सकता है और रोग कारकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के अलावा हमारी फसलों में ऐसे भी कीट होते हैं जो फसलों में लगने वाले हानिकारक कीटों का कंट्रोल करते हैं, जिससे हानिकारक कीटों की संख्या कम बढ़ती है। लेकिन रसायनों के बढ़ते प्रयोग से मित्र कीट भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने ट्राइकोग्रामा कार्ड तैयार किया है, जिसका जैविक कीट नियंत्रण के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो परजीवी में हम आज बात करेंगे एक प्रमुख अंड परजीवी का, जिसका नाम है ट्राइकोग्रामा। आप लोग इसके नाम से आप भिज्ञ भी होंगे, आप जानते भी होंगे इसको, ट्राइकोग्रामा, जो एक बहुत ही छोटा सा ततैया है जो 0.3 मिलीमीटर से लेके 0.5 मिलीमीटर लंबा होता है। बहुत सूक्ष्म होता है, जो नंगी आंख से उसको देख नहीं सकते हैं। इसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि एक ततैया है। यह ततैया प्रमुखता से हमारे फसलों में उपलब्ध है और ये अपना जैविक नियंत्रण वाला काम करता रहता है। परंतु अगर इसका हम बृहद मात्रा में अगर खेतों में इस ततैया को छोड़ें तो बिना किसी रसायन के ही हम जितने भी सूंडी वाले कीट हैं उनको नियंत्रित कर सकते हैं। यह ततैया बहुत ही लाभदायक है और इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव हमारे फसलों पर नहीं है। तो ततैया का जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसको जितने भी तितली वर्ग के जितने भी कीड़े हैं उनके लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसमें पूरे भारतवर्ष में इस ट्राइकोग्रामा की 26 प्रजातियां रिपोर्टेड हैं, जिसमें से 7 और 8 प्रजातियों का मुख्यतया विभिन्न प्रयोगशालाओं में, विभिन्न उत्पादन केंद्रों में, बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रयोगशालाओं में इसका उत्पादन किया जा रहा है। जिसमें से प्रमुख प्रजातियां हैं ट्राइकोग्रामा किलोनिस, ट्राइकोग्रामा जिपोनिकम, ट्राइकोग्रामा पिट्यूसम, ट्राइकोग्रामा एकी और भी बहुत सारे हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ट्राइकोग्रामा कार्ड का फसल पर सही तरीके से प्रयोग करने में भी सावधानी रखनी होती है, तभी अंड परजीवी सही तरीके से अपना काम कर पाते हैं। तो कार्ड का प्रयोग कब तक किया जा सकता है, किन फसलों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, आइए जानते हैं। तो इस ट्राइकोग्रामा का प्रयोग हम धान के तना छेदक, धान के पत्ती लपेटक, उसी प्रकार से गन्ने के जितने भी छेदक हैं, जो तना छेदक हैं, उनके लिए प्रयोग किया जा सकता है। गन्ने में जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में है टॉप बोरर की, तो टॉप बोरर के लिए ट्राइकोग्रामा का प्रयोग बहुत ही लाभदायक है। उसी प्रकार से इस ट्राइकोग्रामा का प्रयोग हम टमाटर फल छेदक के लिए किया सकते हैं, जो हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा नाम है जिसका। तो ये ट्राइकोग्रामा टमाटर फल छेदक के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, उनके कीड़ों के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मक्के के लिए भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम बैगन के जो प्ररोह और जो फल छेदक है उस कीट के लिए भी किया जा सकता है। ये ट्राइकोग्रामा का प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ट्राइकोग्रामा को हम बनाते हैं प्रयोगशालाओं में, जो एक हमारा जो स्टोर में एक कीड़ा होता है जिसको बोलते हैं राइस मील मॉथ। तो राइस मील मॉथ के अंडे को हम लोग इकट्ठा करते हैं और उसको एक कार्ड पे चिपका देते हैं और उस कार्ड को हम जो ट्राइकोग्रामा है, जो उसकी मादा है, उसके समक्ष रखते हैं। वो उसमें अपने अंडे दे देती है और इस तरीके से वो जो कॉर्सेरा अंडे का कार्ड था, वो जब मादा उसमें अंडे दे देती है तो ट्राइको कार्ड बन जाता है। उस ट्राइको कार्ड को निषेचन जब से वो पैरासिटाइज होता है, संक्रमित जब से हो रहा है वो, उससे लेकर 15 दिन के बीच में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और 3 दिन बाद हम देखते हैं कि जब ये अंडा संक्रमित होता है, 3 दिन बाद वो अंडा काला होने लगता है। तो काला रंग जो अंडे का, ये प्रदर्शित करता है कि इसको हम खेत में प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रकार से हम उसको हम खेत में
3 दिन के बाद लगा सकते हैं। इसी कार्ड को, काले रंग के कार्ड को हम अपने रेफ्रिजरेटर में 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। 15 दिन से ज़्यादा स्टोर करने पे ये ट्राइको कार्ड मर जाता है, इसका प्रयोग प्रभावी नहीं रहता है। तो ये पाया गया है कि 15 दिन तक ये बहुत प्रभावी है, लेकिन उसके बाद ये इसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। इसको प्रयोग करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो ट्राइको कार्ड है, इसका प्रयोग सायंकाल में हमें करना चाहिए। हम रात में अगर प्रयोग करते हैं तो ये 2-3 घंटे में संक्रमित अंडों में से इसका वयस्क निकल जाता है और रात भर ये अपने खेत में ये इधर उधर उड़ के अपने होस्ट को ढूंढ लेगा और उसमें अंडे दे देता है। तो इसका कार्य रात भर में पूरा हो जाता है और हमें सिर्फ यही चाहिए कि अंडे ये संक्रमित कर दे। तो ये रात भर का समय सफिशिएंट है अंडों को संक्रमित करने के लिए। ये जो ट्राइको कार्ड है ये कहाँ मिलेगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं। विभिन्न जो शुगर फैक्ट्री की जो प्रयोगशालाएं हैं उन लोगों ने भी ट्राइको कार्ड बनाना शुरू कर दिया है। उनके भी अपने अपने प्रयोगशालाएं हैं जहाँ पे ट्राइको कार्ड मिलता है और विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के जो बायो कंट्रोल लैब हैं वहाँ से भी इनको प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर आप ट्राइको कार्ड का प्रयोग करते हैं तो इको फ्रेंडली वे में आप सूढ़ी वाले कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम भवन, नई दिल्ली द्वारा मध्यम अवधि मौसम आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में स्थित कृषि विश्वविद्यालयों के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों को कृषि से जुड़े कुछ जरूरी सुझाव दिए जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आगामी 4 दिनों के दौरान आज कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। शेष 3 दिनों के दौरान बारिश की संभावना नहीं है। हवा की गति सामान्य रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि राई, सरसों, चना, आलू और सब्जी वाली फसलों में से अत्यधिक वर्षा जल निकास का उचित प्रबंध करें। वर्तमान मौसम की परिस्थितियां तथा वातावरण में नमी और धुंध के कारण सब्जियों पर कीड़ों का प्रकोप दिखाई देगा, अतः इसके बचाव हेतु नीम आधारित उत्पादों का प्रयोग करें। शीतोष्ण फलों के बागानों में इस समय कटाई छटाई का कार्य शुरू कर दें। चना और मसूर की फसल में फूल बनते समय 2% यूरिया के घोल का पर्णीय छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 10 से 15 दिन बाद करें। छिड़काव के लिए 600 से 700 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। मटर के निचली पत्तियों पर पीले धब्बे दिखाई देने पर मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी या साइमोक्जेनेल 8%, साथ में मैंकोजेब 64% के मिश्रण को 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। आसमान में लगातार बादल छाए रहने के कारण सरसों की फसल में माहू, चित्रित बग एवं पत्ती सुरंग कीट का प्रकोप दिखाई देने की संभावना बढ़ सकती है, अतः किसान भाई इनके नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट 30 EC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर अथवा क्लोरोपायरिफास 20 EC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर या मोनोक्रोटोफास 30 SL की 500 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। ग्राम दौलतपुर, जिला आजमगढ़ के राजेंद्र यादव ने, आपने जौ की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अक्सर देखने में आता है कि फसल उगने के साथ साथ कई तरह के खरपतवार उगाते हैं, जो फसल से खाद पानी प्रकाश से प्रतिस्पर्धा करते हैं और कई तरह के कीट रोगों को आश्रय भी देते हैं। इसके कारण फसल की बढ़वार कम होती है, तो इसके लिए समय समय पर निराई करके खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिसमें पहली निराई 25 से 35 दिनों पर और दूसरी 50 से 55 दिनों पर करना चाहिए। ऐसा करने से फसल की बढ़वार अच्छी होगी। इसके साथ ही किसान भाई ये भी ध्यान रखें कि जौ की फसल में
30 दिन या 35 दिन से पहले सिंचाई ना करें, क्योंकि सिंचाई जल्दी करने से जड़ के बढ़वार रुक जाती है और जो में गेहूं की तरह शीर्ष जड़ नहीं निकलती हैं कि भाई 25 दिन के ऊपर आवश्यक रूप से सिंचाई की जाए। अगर हम जितना लेट करेंगे उतना ही फसल को फायदा रहेगा कि आगे कम सिंचाइयों में 3 से 4 सिंचाई में ही जौ पक जाएगा, क्योंकि जौ की जड़ नीचे ही नीचे बढ़ती जाती है। जौ की बुआई के समय NPK डाली है और अब खड़ी फसल में यूरिया की शेष मात्रा 45 दिनों पर प्रयोग करें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी हो और आने वाले दिनों में भरपूर पैदावार मिल सके। जिन किसान भाइयों ने जिंक सल्फेट का उपयोग बिजाई के समय नहीं लिया, वो इस समय 25 किलो जिंक सल्फेट या 6.5 किलो जिंक सल्फेट प्रति बीघा के हिसाब से बुरक करके सिंचाई करें, या बुरक करके नहीं दें तो छिड़काव के लिए 0.5% जिंक सल्फेट का स्प्रे, और ये स्प्रे जिस दिन करें उसके 15 दिन बाद दोबारा दोहराएं, तो आपके जो पीली पत्ती की बीमारी है ये खत्म हो जाएगी। आगे के लिए किसान भाई ध्यान रखें, जिन खेतों में लगातार एक दाल वाली फसल की बुआई होती है उसमें 6.5 किलो जिंक सल्फेट बुआई से पहले मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें, ताकि आपकी एक दाल वाली फसल में ये जो पीले पत्ते होने वाली बीमारी है ये नहीं आएगी। और जिस खेत में एक बार जिंक सल्फेट डाल दिया उस खेत में आपको 3 साल तक दोबारा जिंक सल्फेट डालने की। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaataup@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गन्ना बीज शोधन के लिए सोलर यंत्र पर जानकारी। गेहूं की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए जरूरी सुझाव। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।